हेलो स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में ही हम देखेंगे नागरिक का ही चैप्टर 4 का अगला भाग, जो कि है जाति और राजनीति। पिछले भाग में हम लोगों ने लैंगिक मसलों के बारे में समझा, धर्म के बारे में समझा कि किस प्रकार ये राजनीति पर या हमारे जीवन पर असर डालते हैं, इनका किस तरह से प्रभाव पड़ता है। आज हम देखेंगे जाति और राजनीति का संबंध क्या है, या जाति और राजनीति एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं, एक दूसरे पर कैसे असर डालते हैं। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी। इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है, तो दूसरी नकारात्मक या नुकसानदेह। यानी कि हम लोगों ने जो पहले पढ़ा, एक था लैंगिक तौर पर असमानता और एक था सांप्रदायिकता। अब हम देखते हैं कि अंतिम प्रमुख विभाजन क्या है, यानी जाति और राजनीति की चर्चा, और इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं। मतलब ये जो जाति और राजनीति है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे और इसका हम लोग सकारात्मक प्रभाव भी देखेंगे और नकारात्मक प्रभाव भी देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जातिगत असमानताएं। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, लेकिन जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। यानी कि जाति पर आधारित जितने भी विभाजन है वो सिर्फ कहाँ मिलता है, सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। और ये बहुत ही पुराने समय से, आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे, तो इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा हो किस प्रकार से पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल सब के समय में जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी। फिर अंग्रेजों के समय भी हम लोगों ने देखा किस प्रकार छुआछूत की व्यवस्था थी। तो ये सब हम लोग पुराने हिस्ट्री में पढ़ते हुए आए हैं। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी जाति है उसको अलग अलग सामाजिक समुदाय के रूप में देखा जाता है। हम लोग को मन में ये बैठा हो कि ये जाति का लोग है तो ये जाति के लोग तो यही काम करता है, और यही सच्चाई भी है कि ये जो पेशा है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हुए जाता है और आगे की पीढ़ी इसको अपनाते हुए जाती है और वह उसी जाति की पहचान बन जाती है। ठीक है, इनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है और ना महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पात में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। तो ये तो जातिवाद का एकदम ठोस रूप बोल सकते हैं, रूढ़िवादी सोच है, जिसमें कि एक जाति समान जाति में ही विवाह हो सकता है, दूसरी जाति में विवाह करना एकदम समाज के विपरीत माना जाता है। उसको एकदम हे दृष्टि से या समझा जाए तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। अगर किसी दूसरे एक जाति का व्यक्ति किसी दूसरे जाति के व्यक्ति के साथ या स्त्री पुरुष शादी कर लेते हैं तो ये काफ़ी गलत माना जाता है। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अंत्यज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। तो ये जो वर्ण व्यवस्था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ही पुराने समय से चलते हुए आया है। यहाँ पर जो हम लोग सबसे नीची जाति के लोग जो थे उस समय, उनसे काफ़ी छुआछूत की भावना रखी जाती थी और उनका समाज में बहुत ही निम्न दर्जा था, बहुत ही नीचा दर्जा था। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था की बात की और उनके लिए काम किया। तो ये जो जाति व्यवस्था थी, समाज को बहुत ही खोखला किए जा रहे थे, तो इसको हटाने के लिए हमारे जो महापुरुष लोग हैं उन्होंने काफ़ी काम किए, जैसे कि महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर इत्यादि। अब आगे देखते हैं
इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। तो जो भी रूढ़िवादी विचारधारा थी, जो भी लोग जिस जाति व्यवस्था से चिपके हुए थे, लोगों के मन में जो भावनाएं थी जातियों को लेकर के, तो वो इन महापुरुषों के कारण ही उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है। क्योंकि इसके साथ ही शिक्षा के चलते अपने मन के अपने इच्छा के अनुसार पेशा चुनने के आज़ादी के कारण क्या हो रहा है कि जो लोग जिस पेशा से चिपके हुए थे उसको छोड़कर अब वो दूसरे पेशा को अपना रहे हैं और इसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है या रेस्तरां में आपके साथ मेज पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति इस बार फिर भारत लौटकर आए तो यहाँ हुए बदलाव को देखकर हैरान रह जाएगा। तो हमारा जो संविधान है उसमें इस जाति से संबंधित किसी भी तरह के भेदभाव को गलत माना गया है, जिसके चलते समाज में धीरे धीरे काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया, अगर 100 साल पहले किसी व्यक्ति को अभी के समय में बुलाया जाए तो उसको काफ़ी आश्चर्य होगा अभी की व्यवस्था को देख करके। ठीक है। बहरहाल समकालीन भारत में से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ को दबा कर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक व्यवस्था में उनका ही बोलबाला है। तो ये जो पुराने समय में जाति व्यवस्था थी उसका असर हम लोग आज भी देख रहे हैं। भले ही पहले से ये व्यवस्था थोड़ी कम हो गई है, लेकिन ये जो पुराने समय से चली आ रही व्यवस्था है इसका असर हम लोग आज भी देखते हैं। जैसे कि पढ़ाई लिखाई संबंधित, नौकरी पेशा संबंधित, तो आज भी जो पुराने समय में जिनको नौकरी करने का मौका मिला, जिनको पढ़ने का मौका मिला, उनके पीढ़ी के लोग ही आज भी नौकरी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। ठीक है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। तो ये एक कड़वी सच्चाई है कि इस जाति व्यवस्था के कारण ही जिनको पहले पढ़ने का मौका नहीं मिला वो क्या है, अभी भी पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत में भी काफ़ी निकट का संबंध है। मतलब कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो उनके पास ज़्यादा पैसा भी हो गया, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। अब आगे देखते हैं राजनीति में जाति। सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं। उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता। जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है, यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। अब देखते हैं कि राजनीति और में जाति किस प्रकार से प्रकट होती है। इसमें भी लोग मतलब जातिवाद भी इसी मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। ठीक है। अब देखते हैं कि राजनीति में जाति क्या क्या रूप ले सकती है। तो इसमें अनेक रूप ले सकती है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। तो सबसे पहले जब भी चुनाव आता है तो लोग क्या देखते हैं कि किस क्षेत्र में किस जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है।
तो राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा करती हैं ताकि लोगों का वोट जीतने में आसानी हो। ठीक है, और जब सरकार जीत जाती है, बन जाती है, जीतने के बाद जब सरकार बन जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें देखा जाता है कि जो सरकार में जितने भी जातियों से हम लोगों ने या फिर जितने भी जीता है वोट, या फिर हम बोल सकते हैं कि जितनी भी जातियाँ हैं सबको बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। ठीक है, उनको उचित जगह मिले। ठीक है, राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जाति के नाम पर तो लोग खड़े होते हैं और जाति का नाम लेकर ही क्या करते हैं, लोगों को उकसाते हैं और लोगों के मन में ये भी भावना भरते हैं कि अगर हम आपकी जाति का हैं, आप हमको वोट दीजिएगा तो फिर आप क्या करेंगे, आपके लिए हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है, इससे लोगों के मन में अब दूसरे जाति के प्रति जहर की भावना भी बढ़ी जाती है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वो राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। तो यहाँ पर जो हम लोग को अधिकार मिला वोट देने का, एक वोट का एक मोल ही, इससे क्या होगा, सभी लोगों का महत्व बढ़ गया है। इसलिए सभी लोग क्या करते हैं, अपनी जातियों को मतलब जातियों को आगे लाने का काम किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और उनको गोलबंद किया जा रहा है। तो इससे क्या हो गया, वैसे जातियों का महत्व बढ़ गया जिनको पहले पूछा भी नहीं जाता था। ठीक है, क्योंकि सब वोट का एक ही महत्व होता है। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है और कुछ नहीं। यह बात सच नहीं है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि लोग जाति के नाम पर वोट मांगने जाते हैं तो जाति ही क्या करता है, तय करता है कि कौन वोट जीते, कौन चुनाव में जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो ये इस तरह की धारणा गलत है। इस पर हम लोग आगे देखते हैं कि किससे कैसे गलत है। तो इन चीज़ों पर गौर करते हैं। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। मतलब किसी भी एक जाति के पास इतनी ताकत नहीं है या फिर इतनी जनसंख्या नहीं है कि अकेले वो सरकार बना ले। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों को एक से अधिक जातियों का विश्वास जीतना ही होगा चुनाव जीतने के लिए। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। तो सब लोग तो यही सोच के अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, अरे इस जाति के लोग हैं यहाँ पर ज़्यादा, तो चलो हम लोग इसी जाति को उम्मीदवार खड़ा करते हैं। तो संख्या तो उतना ही जातियों का, लेकिन उम्मीदवार यहाँ पर ज़्यादा हो गए। 3-4 पार्टी अपना अपना उम्मीदवार खड़ा कर देती है उसी जाति का। तो इसमें क्या होता है कि किसी जाति का बहुत सारा उम्मीदवार हो गया और किसी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं हुआ। ठीक है, हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जाति और समुदाय की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम उसी जाति का है तो हम उसी जाति का कैंडिडेट को ही पसंद करें। अगर ऐसा होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, जो जहाँ पर जिस जाति का वही जाति का जीत जाता। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उनसे गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर होता है। तो ये जाति भी एक जाति के तो होते हैं, लेकिन एक जाति के लोग के अंदर में भी अमीर गरीब होते हैं। तो उनका भी अपना अपना डिमांड होता है, अपनी अपनी सोच होती है। उस सोच के हिसाब से ये क्या करते हैं, उम्मीदवार को वोट देते हैं और ये क्या करते हैं, एक निर्णायक फैसला सुना देते हैं। अब आगे देखते हैं जाति के अंदर राजनीति। अभी तक हमने इस चीज़ पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है।
पर इसका यह मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े मिलाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ